नमस्कार। आज के इस क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो क्लास 11th का जो पहला यूनिट है जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसे पिछले क्लासों में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 11th का है उसके बारे में अध्ययन किया है और बहुत सारे टॉपिक के बारे में चर्चा की है। और आज यहाँ शुरू से हम लोग यहाँ क्लास 11th का जो यूनिट 1 है वहाँ से पढ़ेंगे। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इससे पहले कैसे स्टार्ट हो गया, चूँकि वो एक अलग चीज़ था, बिल्कुल ही अलग चीज़ था, उससे इस पीछे वाले चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो एक अलग ब्रांच था, इसलिए उसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म कर दिया गया है जो 11th का था। अब यहाँ हम लोग फिर शुरू से यहाँ पहले यूनिट से इसका अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस जो NCERT का ये पहला यूनिट है और कुल यूनिट आपको इसमें 14 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें लगभग इसमें कुछ यूनिट दिया हुआ है, इसके अलावा जो फिर एक अन्य किताब है उसमें भी कुछ दिया हुआ है, दोनों मिला करके आपको पढ़ने हैं टोटल 14 यूनिट इसमें। तो इसमें पहले यूनिट का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं या परिकल्पनाएं। इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा भी जानना है जो हम पिछली कक्षाओं में अध्ययन किए हैं और यहाँ कुछ और नए नए टॉपिक जुड़ जाते हैं। और चूँकि ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि रसायन विज्ञान में प्रायः जितने चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें थोड़ा सा जान लेना है। और चूँकि केमिस्ट्री में हम पदार्थों के गुणों, बनावटों और उसमें होने वाले अभिक्रियाओं का ही अक्सर अध्ययन करते हैं और उसी पदार्थों के बारे में यहाँ पदार्थों का वर्गीकरण, उसका गुण, दोष, ये सारे चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी हासिल करना है। फिर उसके बाद रासायनिक संयोग का नियम पढ़ना है। ये सभी टॉपिक मिला करके एक चैप्टर है जिसका नाम दे दिया गया है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ चैप्टर के टाइटल से यहाँ क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या चीज़ हमें पढ़ने को मिलेगा, जिसका नाम लिखा हुआ है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात केमिस्ट्री की कुछ मूल अवधारणाएं या परिकल्पनाएं। तो इसके अंतर्गत इसमें पहला टॉपिक आ जाता है आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इसमें पहले टॉपिक के बारे में कहता है कि परमाणु और अणु क्या है। हालांकि परमाणु के बारे में विशेष रूप से इसका जो स्ट्रक्चर है, डिटेल से जानकारी है, वो सेकेंड यूनिट में पढ़ाई होती है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। लेकिन इस चैप्टर में चूँकि हम पदार्थों से संबंधित विशेष जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे और वो पदार्थ एटम्स और मॉलिक्यूल का ही बना होता है, इसलिए यहाँ एटम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेना यहाँ ज़रूरी है। तो हम लोग पहले यहाँ एटम्स क्या है और मॉलिक्यूल क्या है, अर्थात अणु और परमाणु क्या है और इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एटम एक ग्रीक शब्द एटोमियो से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है नॉट कट या अनकट या इनडिविजिबल, अर्थात अविभाज्य। तो ये हालांकि परमाणु को आज के दिनों में बहुत सारे कणों में विभक्त कर दिया गया है, लेकिन जिस समय इसका नाम दिया गया परमाणु उस समय इसको अलग अलग भागों में नहीं बांटा गया था, इसलिए इसका नाम तो पड़ गया परमाणु, लेकिन उसके गुणों में अंतर आ गया, इसको अलग अलग भागों में आज बांटा भी गया है। तो नाम तो वही रह गया लेकिन इसका जो फंक्शन है वो बदल गया, उसका अलग अलग पार्टिकल की खोज हुई। उन सभी के बारे में हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ केवल यहाँ एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ लेना है। और इसलिए लेना है क्योंकि इसमें विशेष करके पदार्थों के बारे में अध्ययन करना है और वो सभी के सभी पदार्थ एटम्स और मॉलिक्यूल के ही बने हुए हैं, इसलिए यहाँ एटम्स और मॉलिक्यूल पहले टॉपिक के रूप में आ गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एटम जो शब्द है उसको हिंदी में परमाणु कहा जाता है और वो एटम जो शब्द है एक ग्रीक शब्द एटोमियो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नॉट कट या अनकट या इनडिविजिबल, अर्थात अविभाज्य। तो फिर इसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि आखिर एटम को परिभाषित कैसे किया जाए। ये एटम किसी भी एलिमेंट का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाएं भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। अर्थात एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अर्थात
परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो परमाणु कहलाता है। लेकिन अणु को हम हिंदी में मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु के नाम से जानते हैं, और ये पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर अणु और परमाणु में अंतर क्या है। तो परमाणु जो है वो किसी एलिमेंट का वो सबसे सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन जो अणु है वो किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, और वो पदार्थ या तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अणु किसी पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। और परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन अणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ये सभी अणु और परमाणु में मुख्य अंतर हैं। इसको पुनः हम समझ लें कि परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। जबकि अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो तत्व या यौगिक हो सकता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन अणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। तो इस तरह से अणु और परमाणु के बारे में इस चैप्टर में हमको इतना ही जानना है, और परमाणु के बारे में डिटेल रूप से इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेकेंड यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है, जो आगे चल करके फिर इसमें अध्ययन करेंगे। अब इसको हम लोग परिभाषा के रूप में यहाँ व्यक्त करते हैं कि आखिर एटम क्या है। इस तरह से लिख सकते हैं कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट particle of an element that can take part in a chemical reaction. An atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction। अर्थात परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इस तरह से मॉलिक्यूल को भी हम परिभाषित कर सकते हैं। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट particle of a substance element or compound that cannot take part in a chemical reaction। ये अणु और परमाणु का परिभाषा हो जाता है कि एटम में एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अर्थात परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से मॉलिक्यूल यानी इसको अणु कहा जाता है। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस या तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अर्थात अणु किसी पदार्थ, चाहे वो तत्व हो या यौगिक, का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। और यही अणु और परमाणु में अंतर हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ मैटर के बारे में जानना है। मैटर क्या है, उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, और परमाणु और अणु के बारे में इसमें इतना ही जानना है। चूँकि पदार्थ अणु और परमाणु के बने हैं, इसलिए यहाँ इंट्रोडक्शन के तौर पर यहाँ
अणु और परमाणु को केवल यहाँ डिफाइन करना है। और हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि परमाणु के बारे में जो विशेष स्ट्रक्चर जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो हम लोगों को सेकेंड यूनिट में पढ़ाई करना है, और इसके बारे में डिटेल से हम लोग दूसरे यूनिट में पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ अगले टॉपिक के रूप में यहाँ मैटर को पढ़ाई करना है। इसको पदार्थ के नाम से जाना जाता है, मैटर यानी कि पदार्थ। इसको सब्सटेंस भी कह सकते हैं। यहाँ मैटर शब्द ही, पदार्थ शब्द ही इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये पदार्थ होता क्या है। इस पदार्थ का हम वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम लोग को जान लेना जरूरी हो जाता है आगे बढ़ने से पहले। हम दुनिया में जितने भी चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, अर्थात अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, वो सभी के सभी पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थ को जो परिभाषित किया जाता है, कुछ खास गुणों के आधार पर इसको परिभाषित किया जाता है, जो गुण लगभग सभी में शामिल हो। हालांकि बहुत सारा जो गुण है जो कुछ में अलग होता है, कुछ में अलग है, कुछ में समान है, लेकिन जब परिभाषा की बात होती है तब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा गुण है जो सभी में शामिल है। उस कॉमन प्रॉपर्टी के आधार पर इसको परिभाषित किया जाता है। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि हर एक चीज़ स्थान घेरता है और हर एक चीज़ में भार होता है कुछ ना कुछ। तो ये जो चीज़ है, ये दो गुण है, वो सभी में शामिल होता है। इन दो गुणों के आधार पर इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर की वे सभी चीज़ें जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, वो पदार्थ कहलाता है। अर्थात इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि all the things around us which have mass and occupy a space are called matters। यानी कि all the things around us, हमारे चारों ओर की वे सभी चीज़ें which have mass and occupy a space, यानी जिसके पास द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, वो सभी के सभी पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात हमारे चारों ओर की वे सभी चीज़ें जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, वो सभी के सभी पदार्थ कहलाते हैं। तो ये स्थान घेरने वाली बात और द्रव्यमान और भार होने वाली बात, ये सभी में लगभग कॉमन हो जाता है। इसके अलावा कुछ ठोस है तो कुछ द्रव है तो कुछ गैस है, वही ठोस, द्रव और गैस का कुछ गुण अलग अलग हो जाता है। लेकिन चाहे वो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, ये दोनों गुण सभी में शामिल हो जाता है। इन शामिल गुणों के आधार पर उसको परिभाषित किया जाता है। और परिभाषा एक ऐसा चीज़ होता है जो कहीं से वो डेविएट नहीं करे, कहीं से वो विचलित नहीं हो, इसलिए कुछ कॉमन गुणों के आधार पर इसको परिभाषित किया जाता है, जो सभी के सभी पदार्थों को वो प्रतिनिधित्व करता हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर की वे सभी चीज़ें जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, वो पदार्थ कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि पदार्थों की संख्या कितनी है, कौन कौन सी पदार्थ कहे जाएंगे। हम जितने भी चीज़ अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो या कोई प्राकृतिक संसाधन हो, वो सभी के सभी पदार्थ है। इसकी अगर संख्या की बात करेंगे तो इसकी संख्या तो निश्चित नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर वैज्ञानिकों का जो कुछ रिसर्च है वो ये बताता है कि केवल भारत देश, जो दुनिया का 7वां बायोडाइवर्सिटी है, 7वां जैव विविधता वाला जो देश है, इसमें 47,000 जीव जंतु की वैरायटी है और 89,000 पेड़ पौधों की वैरायटी है केवल भारत में। और ये भारत दुनिया का 7वां बायोडाइवर्सिटी है, 7वां जैव विविधता वाला ये देश कहलाता है। लेकिन इसके अलावा 6 अन्य बड़े बड़े देश भी हैं इस दुनिया में, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन 6 देशों में कितने हजार तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु होंगे। और ये दुनिया तो सैकड़ों हजारों देशों में बटा हुआ है। अगर सारी दुनिया की बात करेंगे तो कितने मिलियन तरह का पेड़ पौधे और जीव जंतु होगा, और वो सभी के सभी पदार्थ हैं। और उन सभी का अध्ययन अभी तक तो नहीं किया गया है। उसमें से केवल
10% का ही अभी तक अध्ययन हो पाया है और दुनिया में ये जितने पदार्थ यहाँ मौजूद है उसमें से केवल अभी तक 10% का भी अध्ययन मुश्किल से हो पाया है और 90% अध्ययन करना भी बाकी है। जब 10% ही अध्ययन हुआ है तो हमें इतना पढ़ने के लिए मिल रहा है और शायद उसमें 1% अगर और भी आ जाए तो समझिए कि कितना आपको पढ़ने के लिए यहाँ मिल जाएगा। और वो मुश्किल से जो 10% का ही अभी तक अध्ययन हो पाया है उसमें से हजारों वर्ष लग गया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर 1% और भी आगे अगर बढ़ता है तो उसमें कई 1000 साल लग जाएंगे। तो ये सभी के सभी पदार्थ हैं। इन पदार्थों को सही ढंग से जानकारी हासिल करने के लिए उसे अलग अलग भागों में बांटा भी गया है जो पदार्थों का वर्गीकरण कहलाता है। तो अब हम लोग इसके वर्गीकरण पर चलेंगे कि आखिर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स यानी पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि मैटर्स हैव बीन classified into the following two criteria। यानी पदार्थों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स on the basis of physical states, अर्थात भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण। और फिर दूसरा हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स on the basis of केमिकल कंपोजिशन। तो ये दो प्रकार से बांटा गया है पदार्थों को। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि मैटर्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू क्राइटेरिया, अर्थात मैटर को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, अर्थात भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। और दूसरी क्राइटेरिया यहाँ है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, अर्थात रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो पहले हम लोग यहाँ पहले क्लासिफिकेशन पर चलेंगे कि भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये पदार्थ की केवल 3 ही अवस्था नहीं है बल्कि 5 है, जिसमें प्लाज्मा और बीईसी अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आ जाता है। तो इस प्रकार से एक कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स on the basis of physical states, यानी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें मुख्यतः 3 है। पहला है सॉलिड और सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, अर्थात ठोस या पदार्थ की ठोस अवस्था। दूसरा है लिक्विड और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तीसरा है
गैस और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों को ये तीन भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला है सॉलिड और सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर अर्थात ठोस या पदार्थ की ठोस अवस्था। दूसरा है द्रव या द्रव पदार्थ की द्रव अवस्था, जिसे हम लिक्विड और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर कह सकते हैं। और तीसरा है गैस और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर अर्थात गैस या पदार्थ की गैसीय अवस्था। ये तो तीन प्रमुख अवस्थाएं हैं जिसमें कोई पदार्थ पाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये पदार्थों की केवल तीन ही अवस्था नहीं बल्कि पांच है, जो चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अर्थात BAC। उस पर चर्चा करने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान ले कि यहाँ ठोस या पदार्थ की ठोस अवस्था क्या कहलाता है। ठोस या पदार्थ की ठोस अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस के नाम से जाना जाता है। फिर द्रव या पदार्थ की द्रव अवस्था पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि गैस या पदार्थ की गैसीय अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें उसका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। इसे डिटेल में कह सकते हैं कि सॉलिड और सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ए फिक्स्ड शेप, दैट इज कॉल्ड ए सॉलिड और सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट or liquid, we can say that a liquid state of matter is the state of matter which has a fixed volume but not a fixed shape, that is called a liquid or liquid state of matter. Similarly, a gaseous state of matter or gas is the state of matter which has neither a fixed volume nor a fixed shape. A question arises here, why a solid substance has a definite shape and definite volume, why a liquid substance has a definite volume but not a definite shape, and a gaseous substance which has neither a definite shape nor a definite volume. What is the reason behind it? In case of solid substance, we see that this is the state of matter which has a fixed volume and a fixed shape, because every substance like solid, liquid or gas generally made up of very small particles, atoms and molecules. And the arrangement of these atoms and molecules either in gaseous state, liquid state or solid state will be different. Due to different arrangement of atoms molecule present in them, the shape, size and volume of the substance will be changed. That is why we can say that a solid or solid state of matter is a state of matter which has a fixed volume and a fixed shape, because every solid substance is generally made up of very small particles, and these small particles are tightly packed together. Due to tightly packed atoms and molecules, the intermolecular distance between them is very low. Due to lower intermolecular distance, they are tightly packed and have fixed shape and a fixed volume. But in case of a liquid state, a liquid substance is also made up of very small particles like atoms and molecules, and they are loosely packed. Due to loosely packed atoms and molecules, the intermolecular distance between them is larger as compared to a solid state. That is why a liquid substance has a definite volume but not a definite shape. But in case of a gaseous substance is also made up of very small particles like atoms and molecules, and these atoms and molecules are very far away from each other, and the intermolecular distance between any two gaseous particles is very large as compared to a liquid substance and a solid substance. That is why the shape, size and volume of the gaseous substance is not fixed. These are the differences between a gas and a liquid and a solid and a gas. इस तरह से हम देखते हैं कि पदार्थ की ठोस अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। और
गैस पदार्थ की वैसी अवस्था है जिसमें न तो उसका आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। ऐसा इसलिए होता है कि चाहे वो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, वो छोटे छोटे कणों के बने होते हैं और उन कणों का जो स्पेशियल जो अरेंजमेंट होता है वो ठोस में अलग होता है, द्रव में अलग होता है और गैस में अलग होता है, जिस कारण से उसका आयतन, आकार और जो अन्य गुण हैं वो अलग अलग हो जाता है। ठोस के केस में होता क्या है कि जो ठोस के कण होते हैं एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं और उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, जो अंतराण्विक दूरी है, वो बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, जिस वजह से उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठीक उसी प्रकार से द्रव पदार्थ भी छोटे छोटे कणों अर्थात अणु और परमाणु के मिलने से बने होते हैं और वो अणु और परमाणु एक दूसरे से लूजली पैक्ड होते हैं तथा ठोस की तुलना में इन कणों के बीच का जो दूरी होता है जिसको इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस अंतराण्विक दूरी कहते हैं, ये ठोस की तुलना में अधिक होता है, जिस कारण से इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसे जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का ये शेप ले लेता है। फिर गैस के केस में गैस भी छोटे छोटे कणों अर्थात अणु और परमाणु के मिलने से बने होते हैं और ये अणु और परमाणु एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं और इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस कारण से इसका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। तो इस तरह से ये पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं जिसमें पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये पदार्थों की केवल 3 ही अवस्था नहीं है बल्कि 5 है और चौथे का नाम है प्लाज्मा और 5वें का नाम है BEC अर्थात बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ ये सभी तो हम लोग यहाँ देख पाते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा है वो वहाँ पाया जाता है जहाँ सूर्य की किरणें अधिक मात्रा में पड़ती है, जहाँ टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है, वहाँ जो पदार्थ पाया जाता है वो आयनों के रूप में पाया जाता है, उसी को प्लाज्मा कहा गया है। और ऐसी जगह जहाँ सूर्य की रोशनी काफ़ी कठिनाई से पहुँचती है, वहाँ काफ़ी ठंडा होता है, वहाँ जो पदार्थ पाया जाता है वो फिर अलग अवस्था में होता है। तो उसी के बारे में सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशन किया था। उसके आधार पर वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ कैलकुलेशन किया और उनको आगे बढ़ाया और इस तरह से उन्होंने इसका नाम दे दिया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस तरह से वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ की केवल 3 अवस्था नहीं बल्कि 5 अवस्था है। तो ये भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को ये 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें ठोस या पदार्थ की ठोस अवस्था है, दूसरा है द्रव या पदार्थ की द्रव अवस्था है, तीसरा है गैस या पदार्थ की गैसीय अवस्था है। तो इस तरह से ये पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं। अब यहाँ एक एक करके हम लोग यहाँ इसके डिफिनीशन के बारे में जानेंगे कि ठोस, द्रव और गैस को कैसे परिभाषित किया जाता है। यहाँ है पहला है सॉलिड और सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर अर्थात ठोस या पदार्थ की ठोस अवस्था। द स्टेट ऑफ मैटर which has a fixed volume and a fixed shape is called a solid or solid state of matter। Solid or solid state of matter, the state of matter which has a fixed volume and a fixed shape is called a solid or solid state of matter। अर्थात ठोस अवस्था पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, वो ठोस अवस्था कहलाता है, जिसे
एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं वुड यानी कि लकड़ी, आयरन लोहा हो गया, बुक इटीसी, कुछ भी यहाँ ठोस के रूप में हम ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरा है लिक्विड और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। इसको परिभाषित करेंगे द स्टेट ऑफ मैटर which has a fixed volume but not a fixed shape is called a liquid or liquid state of matter। एग्जाम्पल में हम वाटर लिख सकते हैं। लिक्विड और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट ए फिक्स शेप इज कॉल्ड ए लिक्विड और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। अर्थात पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और तीसरा है गैस और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। द स्टेट ऑफ मैटर which has neither a fixed volume nor a fixed shape is called a gas or